दोस्तों, अगर हम पूरे 13.8 बिलियन साल के ब्रह्मांड के इतिहास को एक ही कैलेंडर ईयर में समेट लें तो इसका मतलब होगा कि 365 दिनों में वो सारी घटनाएं घटेंगी जो आज तक कॉस्मोस में घटी हैं, यानी बिग बैंग से लेकर आज तक। तो ये कैसा लगेगा? कब हमारा सूरज बना, पृथ्वी कब बनी, और सबसे दिलचस्प सवाल, इस कैलेंडर में इंसान कहाँ पर आते हैं? इस स्केल पर एक सेकेंड का मतलब होता है 337.6 साल, एक मिनट यानी 26,050 साल, एक घंटा 10,56,000 साल, और एक दिन मतलब 3,07,50,000 साल के बराबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से, 1 जनवरी से, बिल्कुल शुरुआत से। 1 जनवरी आधी रात, और हमारे ब्रह्मांडीय कैलेंडर की शुरुआत हो चुकी है। और ये शुरू हुआ एक बैंग के साथ। जो ब्रह्मांड आज हम जानते हैं वो बिग बैंग से ही शुरू हुआ था, एक इन्फिनाइट हॉट और डेंस पॉइंट जो बहुत तेजी से फैलने लगा। इस विस्तार ने हमारे ब्रह्मांड को लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड से बढ़ाया। सिर्फ एक छोटे से अंश सेकंड में उस समय ब्रह्मांड इतना गर्म था कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स भी नहीं बन पा रहे थे। वक्त के साथ ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा और इसने क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स को जन्म लेने का मौका दिया, जो सब्सटेंस के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये क्वार्क्स आगे चलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो आज भी हमारे और आपके शरीर में मौजूद हैं। 14 मिनट और 28 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का तापमान इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए उन्हें अपनी ऑर्बिट में पकड़ने लगे। इसकी वजह से पहले एटम का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम। जब ये घटना घटी तब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी का उत्सर्जन हुआ, जिससे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में आज भी पहचानते हैं। लेकिन अभी तक कोई तारे नहीं थे। यह घटना ब्रह्मांड को एक हल्की सी ऑरेंज रोशनी से भर देती थी, जो लगभग 3 मिलियन साल तक बनी रहती थी। फिर ये नॉन विजिबल वेवलेंथ्स में बदल जाती है, जिससे ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे में चला जाता है, और ये अंधेरा लाखों सालों तक बना रहता है। ब्रह्मांड अब डार्क एजेस में एंट्री कर जाता है। इस दौरान ब्रह्मांड में कोई लाइट नहीं बन रही थी, बस एक गहरा अंधेरा और अकेलापन होता है। और फिर 8 जनवरी को कुछ खूबसूरत होता है। बिग बैंग से बने गैस और धूल से गैलेक्टिक ग्रेविटिकल फोर्स काम में आती है और पहले तारे बनते हैं। ये तारे हमारे सूरज से बहुत अलग होते हैं, जो सिर्फ 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से बने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तारे अपने कोर में हल्के एलिमेंट्स को भारी एलिमेंट्स में बदलकर एनर्जी बनाते हैं, और यही एलिमेंट्स वे मेटल बनाते हैं जो हम आज ब्रह्मांड में देखते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड के पहले तारे थे, इसलिए उस समय भारी एलिमेंट्स को बनाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। ये तारे हमारे सूरज से दसों या सैकड़ों गुना ज़्यादा बड़े होते थे, और इनका जीवन काल 1 मिलियन साल से भी कम होता था। अब क्योंकि ये तारे इतने पुराने थे और इनका जीवन काल इतना छोटा था, आज के तारे के मुकाबले हम अब तक इन रहस्यमय पहले के तारों को अपनी ऑब्जर्वेशंस में ढूंढ नहीं पाए हैं। 19 जनवरी को ब्रह्मांड रोशन हो जाता है और तारे चमकते हुए सुपरनोवा विस्फोट में फटने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण अपना काम करना शुरू कर देता है और आखिरकार पहली आकाशगंगा बननी शुरू हो जाती है। ये आकाशगंगाएं शुरुआत में काफ़ी छोटी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ अपने आसपास के आकाशगंगाओं से मिलकर धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। कुछ ही दिन बाद हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी जन्म लेती है। इस वक्त ब्रह्मांड अपनी वर्तमान उम्र का सिर्फ 6% ही हो चुका होता है। इसी दौरान जो सुंदर कॉस्मिक स्ट्रक्चर हम आज देखते हैं, जो ब्रह्मांड का जाल दिखती है, जो इंसान के दिमाग के नेचुरल पाथवेज की तरह भी लगती है, वो आकार देने लगती है। हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगा। खैर, स्टोरी पर अपनी वापस आते हैं। गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगाओं के ग्रुप्स को एक साथ लाता है, जो बाद में उन सुपर क्लस्टर्स का रूप ले लेता है, जिन्हें हम आज अपने ब्रह्मांड में देख सकते हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा होता है जब हम 11 अप्रैल तक पहुंचने वाले होते हैं। पहले जैसे हमारे सूरज जैसे तारे बनाने के लिए ये तारे भारी एलिमेंट जैसे कि लोहा और कार्बन से भरे होते थे, जिससे प्लैनेटरी सिस्टम जैसे कि हमारा बनना शुरू हुआ था, जिसमें रॉकी अर्थ लाइक प्लैनेट भी बनने लगे थे। ये एक ऐसा मूवमेंट हो सकता है जो हमारे ब्रह्मांड के इतिहास में एक अलग पॉइंट दिखाता है, जहां पहली बार ऐसे प्लैनेट बनना शुरू होते हैं
जो जीवन काल को सपोर्ट करने के लिए लायक होते हैं। और इसके साथ ही ब्रह्मांड में एक नए युग की शुरुआत होती है और फिर वो हो गया। 1 सितंबर को हमारा सूरज और शुरुआती सौरमंडल बनना शुरू होता है। सबसे पहले प्रोटोसन जन्म लेता है और बड़े बड़े प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, शनि, नेपच्यून और यूरेनस भी आकार लेने शुरू कर देते हैं। उस समय नेपच्यून और यूरेनस आज के मुकाबले सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से से काफ़ी करीब होते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि इस समय एक या ज़्यादा आइस जाइंट्स प्लैनेट्स बन गए थे जो बाद में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर फेंक दिए गए थे। हमारा सूरज पहली बार जलता है, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और अपनी 10 बिलियन साल की जिंदगी का सफर शुरू करता है। महज 2 दिन बाद रॉकी प्लैनेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र तो आप जानते ही हैं, लेकिन थिया के बारे में क्या? असल में थिया एक प्लैनेट था जो मंगल के आकार का था और शायद ये दूसरी पृथ्वी बनने की किस्मत में था, लेकिन फिर ग्रेट कोलाइजन हुआ। थिया ने अपने छोटे पृथ्वी के एक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के साथ टक्कर मारी और मलबा पूरी शुरुआती सोलर सिस्टम में फैल गया। इन राखों से थिया उठती है और बच जाती है, लेकिन अब वो एक ग्रह नहीं बल्कि हमारे चांद के रूप में जीवित थी, जो हम आज भी देखते हैं। और फिर पृथ्वी के विकास में और 22 दिन लग जाते हैं। लगातार ज्वालामुखीय विस्फोट, हिमयुग और भूकंपीय घटनाओं के साइकिल स्टेजेस के बाद कुछ जादुई घटित होता है। जैसे कि हम जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में पहली बार जिंदगी का जन्म हमारी यंग अर्थ के गहरे समुद्रों में हुआ था। सबसे फेमस सिद्धांत यह कहता है कि जिंदगी सबसे पहले इन वॉल्केनिक वेट्स के पास समुद्र की तलहटी में उभरी थी। यहाँ के भयानक दबाव, वॉल्केनिक वेट्स से निकलता हुआ तरल और समुद्र का पानी खनिज के साथ मिलकर पहली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकते थे, जो पृथ्वी पर सभी जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। पहला जीवन रूप था एक कोशिकीय प्रोकारियोट्स, और यही वो कंडीशन है जो हमारे ब्रह्मांड में कहीं और भी मौजूद है। असल में ये कंडीशन आज भी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। असल में शनि के चंद्रमा एनसेलेडस और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के बारे में जाना गया कि उनके नीचे मोटी बर्फीली परतों के नीचे बड़े तरल महासागर हैं। तो कौन जानता है, शायद आज भी उन चंद्रमाओं के महासागर में जिंदगी का जन्म हो रहा हो, जैसे एक समय पृथ्वी पर हुआ था। या फिर हो सकता है कि ये पहले ही हो चुका हो। जैसे जैसे साल के अंत की ओर बढ़ते हैं, कुछ जरूरी मील के पत्थर भी हासिल होते हैं। 3 अक्टूबर को पहली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जन्म होता है। ये पहले इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि विजुअल लाइट को, और सल्फर बनाने लगते हैं, ऑक्सीजन नहीं। फिर महीने के 21 अक्टूबर को एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया है, कुछ बहुत खूबसूरत करने लगता है। ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए, और इसका बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। और यही था हमारे लिए सबसे ज़रूरी हिस्सा। हमारी ऑक्सीजन सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही थी, पहले समुद्रों में फैलते हुए, फिर हमारे वायुमंडल में। इसे कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, जो हमें सांस लेने के लिए हवा दे रहा था। जीवन तेजी से विकसित हो रहा था। माइक्रोब्स एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे और पहले कभी नहीं देखे गए एडवांस फॉर्म्स में जीवन का विकास हुआ। आखिरकार 17 दिसंबर को क्रिसमस से एक हफ्ता पहले मछलियां समुद्रों में विकास करना शुरू कर देती हैं। वे अपने स्कल और रीढ़ की हड्डी विकसित करती हैं। 20 दिसंबर को सुबह 2:15 पर पहली शार्क्स समुद्रों में तैरने लगती हैं और बस 19 घंटे बाद पहले पेड़ धरती पर उगते हैं। मतलब कि शार्क्स ने पेड़ों को धरती पर आने से 30 मिलियन साल पहले ही पछाड़ दिया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं? शार्क्स ने सच में पेड़ों को 30 मिलियन साल पहले धरती पर आने का रिकॉर्ड बना लिया था। खैर, एक नई बात पता चल गई। 22 दिसंबर को एक अहम दिन आता है। जीवन धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने के लिए विकसित होना शुरू हो जाता है। ये धरती पर आज जो मैमथ ग्रुप मौजूद है, उनका निर्माण करने की ये पहली कड़ी थी। 4 दिन बाद डायनासोर्स और पहले स्तनधारी जन्म लेते हैं। वे जमीन पर राज करना शुरू करते हैं और दूर दूर तक फैलने लगते हैं। इसी दौरान एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटकर अलग हो जाता है और आज जो महाद्वीप हम देखते हैं और जिन पर हम रहते हैं, उनकी पहली झलक हमें दिखने लगती है। 30 दिसंबर नई साल की शाम से बस एक दिन पहले
सुबह के 6:38 पर डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है। यह एस्टेरॉयड आज के मैक्सिको के गल्फ में 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गिरता है, जिससे 170 किलोमीटर चौड़ा एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। यह धमाका आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ये 10 अरब परमाणु बम्बों के बराबर होता है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान पर गिराए गए थे। इस विस्फोट से एक आग की लहर उठती है जो हजारों किलोमीटर दूर के पेड़ों को जलाकर राख कर देती है। भूकंप और सुनामी की लहरें पूरी पृथ्वी पर तबाही मचाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उल्का के टकराने से छोटे छोटे कण और मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में फैल गया, जिससे पूरे ग्रह पर धुएं की एक मोटी परत बन गई थी। ये धुआं केवल 1/10 इंच मोटा था, लेकिन विस्फोट के कारण ये ज़्यादा गर्म हो गया था और पृथ्वी के वातावरण में आग की बारिश हो जाती है। इसके कारण तापमान लगातार बढ़ता गया और जो जीव जमीन के नीचे या पानी में नहीं थे वे जल्दी ही मर गए। धुएं की इस परत ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी सालों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई थी। इससे तापमान गिर गया और जिन जीवों को बचने का मौका मिला उनके हालात और भी ज़्यादा खराब हो गए। पृथ्वी की 75% से ज़्यादा प्रजाति विलुप्त हो गई। इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। लेकिन एक खुशी की बात ये थी कि हमारे दूर के स्तनधारी पूर्वज उनमें से कुछ खुशकिस्मत जीवों में से एक थे, जिन्होंने इस विनाश से बचाव किया। अब अगर हम इसे ब्रह्मांडीय कैलेंडर में देखें तो ये सब कुछ साल के सिर्फ 42 घंटे पहले ही हो रहा था। 42 घंटे में हम इस विनाशकारी घटना से उस समय तक पहुंचते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और जो अगले पल होने वाला है वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। 6 घंटे बाद 30 दिसंबर को दोपहर 12:59 पर हमारे पहले बंदर पूर्वज पृथ्वी पर आए। अब आप इस बात पर बिल्कुल भी मत लड़िएगा कि मैंने बंदरों को पूर्वज बता दिया। इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मानव विकास की शुरुआत थी। अब हम 31 दिसंबर तक पहुंच चुके हैं, साल का आखिरी दिन यानी न्यू ईयर की शाम। अब यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 10:15 पर रात को मैनकाइंड का पहला मेंबर अफ्रीका में दिखाई देता है। 1 घंटे बाद 11:37 पर उस रात को पहले होमो सेपियंस पैदा होते हैं। अब इंसान पृथ्वी पर चलने लगे और बस 23 मिनट बाकी हैं आधी रात तक। घड़ी में 11:59 और 31 सेकंड में यानी केवल 29 सेकंड बाकी हैं और इंसान ने खेती का आविष्कार कर लिया है। हम शिकार और स्टोरेज से खेती करने लगे और एक जगह बसने लगे। आधी रात में केवल 14 सेकंड बचे हैं और इंसान ने पहिया और लिखने का आविष्कार कर लिया है। मेसोपोटामिया में 12 सेकंड बचते हैं और मिस्र के पिरामिड बन चुके हैं। 60 सेकंड बचते हैं और ग्रीक फिलोसोफर अपना योगदान दे रहे हैं। आधी रात में केवल 3 सेकंड बाकी हैं और निकोलस कोपरनिकस ने यह पता लगा लिया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर बिल्कुल नहीं है। आधी रात के ठीक 1 सेकंड पहले पूरे इंसानी इतिहास के आखिरी 400 साल इस एक आखिरी सेकंड में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस 1 सेकंड में वो सारी ज़रूरी घटनाएं मौजूद हैं जो आज हमारी एजुकेशन और समझ का हिस्सा हैं। जैसे कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और अंतरिक्ष को करीब से देखा। न्यूटन ने स्पीड और ग्रेविटी के नियमों की स्थापना की। बिजली का आविष्कार हुआ। डार्विन ने एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की। डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की गई और फिर विश्व युद्ध ने इतिहास को बदल डाला और फिर परमाणु बम का निर्माण हुआ और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। इसी बीच आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता मिले और फिर दुनिया ने पहली बार मोबाइल फोन देखा। अमेरिका की स्थापना हुई, प्लेटो की खोज हुई और पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। बर्लिन की दीवार गिर गई, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, पुनः जागरण यानी रेनेसांस हुआ। मोजार्ट, बेथीवेन और लता मंगेशकर जी के संगीत ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया और फिर आपका पहला प्यार हुआ। दुनिया ने पहली बार तस्वीर खींची, वीडियो बनाई और YouTube पर पहला वीडियो अपलोड हुआ। यह सब कुछ दोस्तों इसी 1 सेकंड में मौजूद है। क्या है ये 1 सेकंड पर्सपेक्टिव? इस 1 सेकंड में आपने देखा, समझा और महसूस किया कि एक पूरी सिविलाइजेशन और समय का इतिहास कितनी जल्दी बदल सकता है। खैर, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और कुछ अच्छा सीखने या जानने को मिला तो कमेंट में मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा।
यकीनन इससे बहुत हिम्मत मिलती है दूसरी वीडियोस को बनाने और उस पर रिसर्च करने में। और हाँ, हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। धन्यवाद।